वो कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी को कभी इस बात पर विश्वास न आता। वो हर समय ही अपने पति से लड़ाई करती रहती और हर समय उसे छोड़कर मायके चले जाने का कहकर डराती थी। मैं अब इस तिनकों के घर में नहीं रह सकती। जंगल में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर कल तक तुमने मुझे पक्का लकड़ियों का घर ना लेकर दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सुनो गौरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे छोड़कर ना जाना। मैं कल ही आपको पक्का लकड़ियों का नया घर ले दूंगा। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए पक्का लकड़ियों का घर खरीद लेता है। अब तो खुश होना गौरी। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत से यह घर खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। लो, अब जाओ और मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। कालू कौवा चुप करके कोई बात किए बिना वो अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। जो भी कर लो कालू, एक ना एक दिन तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। एक ना एक दिन मेरी पत्नी को मेरे प्यार पर विश्वास आ ही जाएगा। शायद वो दिन तुम्हारे मरने के बाद ही आएगा। शायद अगर मुझे अपनी पत्नी के लिए मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। गौरी कौवी हर समय अपने पति को आजमाती थी। आज अगर वो सामने वाली झरने के पानी में सांस रोककर तैर कर दिखाओ तो फिर मैं मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। ये झरना क्या, मैं तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नदी में भी कूद जाऊंगा। झरने में पानी के अंदर जाता है और उसे तैर कर दिखाने लगता है। वहां बैठी हुई गौरी कौवी अपने पति को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कालू कौवा बहुत मुश्किल से पानी से बाहर निकलता है। मैंने तो सोचा था कि तुम डूब जाओगे, तुम तो बच गए। अगर मेरी पत्नी मुझे डूबता हुआ देखकर खुश हो रही है तो मैं फिर से इस झरने के पानी में डूब जाता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। एक शाम गौरी कौवी पहाड़ों पर बैठी हुई थी कि वहां एक चील आ जाती है। गौरी, आजकल के पति कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं। मेरा पति तो ठंड में भोजन लेने नहीं जाता। मैं तो अपने पति को बहुत डरा कर रखती हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं। मैं अपने पति को हर समय डांटती रहती हूँ, परंतु मेरा पति तो फिर भी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं। तुम कल अपने पति से कहना कि तुम उसके पंख काटना चाहती हो। फिर देखना कैसे दिल बदल लेता है वो। ऐसा नहीं है, मेरा पति तो मेरे कहने पर अपने पंख भी काट देगा। ऐसा ही होता है। दूसरे दिन ही गौरी अपने पति कालू कौवे के सामने रोने का नाटक करती है। गौरी, मैं आपके कहने पर सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं होती हो। क्यों रो रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पंख के बिना कैसे लगते हो। क्यों? क्या मतलब? मैं फिर मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो अगर तुम मेरे कहने पर अपने पंख काट दो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी झरने पर चली जाती है। वहां उसे रोती हुई रीमा चिड़िया मिलती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? गौरी, मेरे पास सब कुछ है। घर है, मेरी बेटी है, खाना है, मैं स्वस्थ हूँ, परंतु मेरा पति नहीं है। मुझे अपने पति के बिना पूरा जंगल सूना सूना लगता है। मेरा पति तो मुझे इतना प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी भी उससे हंसकर बात नहीं की। मेरा पति जब जिंदा था तो मैं भी ऐसा ही करती थी, अपने पति का कहना भी ना मानती थी। जब वो मर गए तो फिर मुझे पता चला कि पति के बिना जीना कितना मुश्किल है। वो अपनी जान को दुखों में डालकर हमें खुश रखते हैं। वो सब काम हंस कर करते थे, कभी गुस्से में ना आते थे। ये सब सुनकर गौरी लंबी सांस लेती है और अपने कालू के बारे में सोचती है। वो तुरंत वहां से अपने घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया की बातें गौरी के कानों में गूंज रही थीं। आज से मैं अपने पति से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। गौरी घर पहुंचती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। आज चिड़िया की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं मान गई, मैं जान गई कि आप ही से मेरी जिंदगी है। फिर गौरी की नजर पास में पड़े कालू के कटे हुए पंखों पर जाती है। देख लो गौरी, मैं पंखों के बिना कैसा लगता हूँ। आप देखना चाहती थी ना। समय गुजर चुका था। गौरी अपनी कही बातों और किए कामों पर बहुत पछता रही थी, लेकिन समय लौटकर नहीं आने वाला था। उस दिन के बाद से गौरी अपने पति से
बहुत प्यार करने लगी थी। पहाड़ों की वादियों में कड़ाके की ठंड थी। हर तरफ सिर्फ सफेदी, मानो प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। उसी जंगल में एक पुराना बरगद के पेड़ पर एक तरफ रीमा चिड़िया और उसके पति रहते थे। उनका छोटा साफ सुथरा लेकिन सूना घोंसला था। दूसरी तरफ कालू और गौरी का घोंसला था, जहां से 5 बच्चों के शोर की आवाजें गूंज रही थीं। अरे ओ रीमा, जरा देखो तो ठंड कितनी बढ़ गई है। वैसे अच्छा ही है तुम्हारा घोंसला खाली है, वरना इतने बच्चों को इस ठंड में कैसे पालती। भगवान ने तुम्हें झंझट से बचा लिया। रहने दो कालू, क्यों किसी के जले पर नमक छिड़कते हो? अरे मैं तो सच कह रहा हूँ गौरी। देखो हमारा घर देखो, रौनक से भरा हुआ, और उनका जैसे कोई कब्रिस्तान हो। कालू भैया, घर बच्चों से भरता है, ये सच है, पर कभी कभी किस्मत इम्तिहान लेती है। हमें हमारा सूनापन मंजूर है, आप अपनी खुशियाँ मनाइए। दुखी मत हो रीमा, वक्त सबका बदलता है। चलो हम घोंसले को थोड़ा और गर्म कर लेते हैं, बर्फबारी बढ़ने वाली है। ऐसे ही एक दिन कौवे के बच्चे अपनी शरारत में मस्त मगन थे। एक बच्चा खिड़की पर बैठकर बर्फबारी देख रहा था। कालू और गोरी बातों में व्यस्त थे। उनका ध्यान बच्चों पर नहीं था। उनके बेटे का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। कालू, वो देखो, हमारा एक बच्चा घोंसले से नीचे गिर रहा है। कालू और गौरी का ध्यान गया, पर वे डर के मारे जम गए। तभी हवा को चीरती हुई रीमा चिड़िया घोंसले से बाहर आई। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसने अपनी पीठ पर उस भारी बच्चे को संभाला। रीमा के पंख फड़फड़ाए, सांस फूल गई, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया। ये तुमने मेरे बच्चे को बचाया, जबकि मैं हमेशा तुम्हें ताने देता था। घबराओ मत बच्चे, दुश्मनी बड़ों में होती है कालू भाई। बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं होती। बच्चे तो बस बच्चे होते हैं। कालू की आंखों में घमंड की जगह अब शर्मिंदगी थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। शाम होते होते मौसम ने भयानक रूप ले लिया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक बर्फीला तूफान था। रीमा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारा घर कोई इतना मजबूत नहीं है कि ये तूफान सह सके। हम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। ऐसा कहकर रीमा और टुन्नू वहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। घोंसला टूट रहा है कालू, ये हवा बहुत तेज है। गौरी, बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लो, ये तूफान हम सबको उड़ा ले जाएगा। कालू घोंसले के एक हिस्से को बचाने के लिए उड़कर ऊपर वाली डाल पर गया। वो एक बड़ी टहनी को खींचकर घोंसले को ढकने की कोशिश कर रहा था। गौरी भी ठंड में तिनके ढूंढ रही थी ताकि वो अपने घोंसले पर लगा सके। तभी आसमान चीरती हुई एक नीली बिजली सीधे कालू पर आ गिरी। कालू का शरीर एक ही झटके में झुलसकर गिर गया। वो बिजली गौरी पर गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। तूफान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तबाही मचा चुका था। रीमा और उसका पति, जो पेड़ के तने की खोखर में छुप गए थे, बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गौरी बुरी तरह घायल है और बर्फ में दबी हुई है। उसके पास उसके 5 बच्चे सहमे हुए बैठे थे। गोरी बहन, गोरी, आंखें खोलो। रीमा तुम आ गई? कालू तो हमें छोड़कर चले गए। हिम्मत रखो गोरी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नहीं रीमा, मेरा समय पूरा हो गया है। मेरे शरीर में अब जान नहीं बची। मुझे माफ कर देना रीमा, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। ऐसी बातें मत करो बहन। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इस जालिम दुनिया में और इस कड़ाके की ठंड में ये मर जाएंगे। रीमा, क्या तुम इन्हें अपनी ममता दोगी? क्या तुम इनकी माँ बनोगी? मैं वादा करती हूँ गोरी, आज से ये मेरे बच्चे हैं। जब तक मेरी सांस है, इन्हें आज नहीं आने दूंगी। गौरी ने एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखा, रीमा का शुक्रिया अदा किया और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। अगली सुबह हर तरफ बर्फ थी। 5 बच्चे भूख से तड़प रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। कबूतर और बाकी पक्षी दूर से तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। रीमा और उसके पति के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी। रीमा माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, हमें खाना दो।
रीमा, हम 5 बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? खाना कहाँ से आएगा? मुझे तो अभी से ही बहुत डर और चिंता हो रही है। टुन्नू जी, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करेंगे। फिर ऐसे रीमा और टुन्नू मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पेट भरते हैं। अब वे खुश से रहते हैं। जंगल में कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, सर्द हवाएं चल रही थीं। इसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। लेकिन आज उनके घोंसले में शांति नहीं बल्कि युद्ध छिड़ा हुआ था। गौरी, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? हम दोनों सुबह से भूखे हैं और जो थोड़ा सा भोजन बचा था वो भी तुम अकेले चट कर गई। मुझे एक दाना तक नहीं दिया। अरे बस करो कालू, क्यों सिर खा रहे हो? मुझे ज्यादा भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। तुम तो मर्द हो, जाओ और जाकर कुछ ढूंढ लाओ। मैंने सोचा था बर्फबारी कभी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने अनाज जमाया था, लेकिन तुम तो सारा अनाज खा गई। तुम तो बहुत डरपोक हो। खैर छोड़ो इस रोने धोने को। मेरे दिमाग में एक शानदार योजना आई है। हमें भोजन के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी योजना? क्या तुम फिर से किसी का खाना चुराने की सोच रही हो? चोरी नहीं कहते हैं। देखो, सामने वाले नीम के पेड़ पर वो रीमा चिड़िया रहती है ना, उसने सर्दियों के लिए बहुत सारा अनाज जमा कर रखा है। हाँ, वो बहुत मेहनती है, पर वो हमें अपना भोजन क्यों देगी? सीधे नहीं देगी, पर हम उससे भोजन ले लेंगे। हम उसका वो कमजोर घोंसला तोड़ देंगे। जब वो बेघर हो जाएगी तो हम नाटक करेंगे और उसे अपने घर पनाह देंगे और बदले में उसका सारा जमा किया हुआ भोजन हमारा। वाह गौरी, मान गए तुम्हारी अक्ल को। न मेहनत, न मशक्कत और भरपेट भोजन। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया का छोटा सा कमजोर घोंसला है। रीमा चिड़िया को इस भयानक साजिश की कोई खबर नहीं थी। उसका घोंसला तिनकों और कमजोर मिट्टी से बना था, जो तेज हवा के हर झोंके के साथ हिल रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम आज कुछ खाएंगे नहीं? मेरी प्यारी गुड़िया, घबराओ मत। हमारे पास भोजन है, लेकिन हमें पीने के लिए पानी चाहिए। नदी का पानी शायद जमने वाला होगा। इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो, हमें पानी पीकर आना चाहिए। पर माँ, बाहर बहुत हवा है। क्या हमारा घर सुरक्षित रहेगा? भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। चलो जल्दी से जाकर आते हैं। रीमा और गुड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती हैं। कालू और गौरी, जो छिपकर देख रहे थे, खुश हो जाते हैं। देखो कालू, रास्ता साफ है, जल्दी चलो, इससे पहले कि वो वापस आए। हमें काम तमाम करना होगा। चलो, आज तो मजा आएगा। अरे, ये तो बहुत ही कमजोर है, एक धक्के में ही गिर जाएगा। बातें कम करो और हाथ, मेरा मतलब पंख चलाओ। इसे पूरी तरह से बिखेर दो। लगना चाहिए कि हवा से टूटा है। रीमा के जाने के बाद कालू और गौरी उसके घोंसले पर हमला करते हैं। वे दोनों अपनी चोंच और पंजों से मारकर घोंसले को तहस नहस कर देते हैं। तिनके हवा में बिखर जाते हैं। निर्दयता की हद पार करते हुए उन दोनों ने पल भर में रीमा की मेहनत को बर्बाद कर दिया। अपना काला काम पूरा करके वे दोनों वापस अपने घर जाकर छिप गए और तमाशा देखने लगे। कुदरत का कहर देखिए, जैसे ही रीमा लौटी, आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगे। ठंड अब जानलेवा हो चुकी थी, लेकिन इससे भी बड़ा झटका रीमा को तब लगा जब उसका घर टूट चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ गया? माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे डर लग रहा है माँ। शायद तेज हवा ने सब बर्बाद कर दिया। अब हम इस तूफान में कहाँ जाएं? तभी कालू और गौरी अपने घर से बाहर आते हैं, चेहरे पर झूठी हमदर्दी लिए। अरे रीमा बहन, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं तो अभी सोकर उठी और देखा कि तुम्हारा आशियाना उजड़ गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत दुखद। कुदरत भी कितनी जालिम है। गोरी बहन, मैं बर्बाद हो गई। मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं, पर गुड़िया बहुत छोटी है। तुम चिंता मत करो रीमा, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तुम अपनी बेटी और अपना भोजन लेकर हमारे घर आ जाओ। जब तक मौसम ठीक नहीं होता, तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बहन, तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। भोली रीमा ये नहीं समझ पाई कि ये निमंत्रण नहीं, एक जाल था। वो जल्दी से अपनी पोटली में बचा हुआ सारा अनाज भर लाई और गुड़िया को लेकर कौवों के घर पहुंच गई। आओ आओ बैठो,
ओह कितनी ठंड है। वैसे रीमा, मुझे और कालू को बहुत तेज भूख लगी है। हमारे पास तो खाना खत्म हो गया है। क्या तुम थोड़ा अनाज दोगी? आखिर हम एक ही परिवार की तरह रह रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। वाह, ये बाजरा तो बहुत मीठा है। मैं और खाऊंगा, पेट नहीं भरा मेरा। माँ, मुझे भी भूख लगी है। बहन, थोड़ा मेरी बच्ची के लिए छोड़ दो, इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे छोटी बच्ची है, उसे कितना चाहिए? ये लो 2 दाने, बाकी हम खा लेते हैं। हमें शरीर गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। उस रात वो सब सो जाते हैं। कालू और गौरी ने उनका आधे से ज्यादा अनाज खत्म कर दिया। बाहर बर्फबारी तेज हो रही थी। अगली सुबह चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। कालू और गौरी बचा हुआ खाना भी नाश्ते में खा चुके हैं। आहा, मजा आ गया। सुनो रीमा, अब मौसम थोड़ा साफ लग रहा है और हमारा घर बहुत छोटा है। 4 लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तुम्हें अब जाना होगा। क्या? लेकिन गोरी बहन, बाहर देखो, बर्फ अभी भी गिर रही है। हवा चाकू की तरह चुभ रही है और हमारा सारा भोजन भी खत्म हो चुका है। हम कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारी समस्या है। हमने रात भर तुम्हें पनाह दी, वही काफी है। अब निकलो यहाँ से। कालू भाई, गोरी बहन, ऐसा मत करो, मेरी गुड़िया मर जाएगी। हमें बस 1 दिन और रहने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं, मतलब नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं है। भोजन खत्म तो मेहमान नवाजी खत्म। चलो बाहर निकलो। गौरी और कालू मिलकर रीमा और उसकी रोती हुई बेटी को धक्के मारकर घोंसले से बाहर गिरा देते हैं। रीमा और गुड़िया बर्फीली हवाओं के बीच उड़ रही हैं। वे बुरी तरह कांप रही हैं। रीमा अपनी बेटी को पंखों में समेटे आंसुओं के साथ बर्फीले तूफान में भटक रही थी। उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। माँ, अब और नहीं उड़ा जाता। हिम्मत मत हारो बेटा, ऊपर वाला हमारे साथ है। उन्हें एक पुराने सूखे पेड़ के तने में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है। देखो, वो सामने क्या है? चलो उस पेड़ के खोखर में चलते हैं। देखो गुड़िया, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ हम सुरक्षित हैं। रीमा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कालू और गौरी अपने घर में हंस रहे हैं। ऊपर की वो भारी बर्फीली चट्टान टूटकर सीधे उनके घोंसले पर आ गिरी। एक जोरदार धमाका और वो जिस डाली पर था सब टूट जाता है। कालू और गौरी बर्फ और टूटी लकड़ियों के नीचे दबे हुए हैं। वो विशाल बर्फ का गोला उनके लिए काल बन गया। उनका घोंसला चकनाचूर हो गया और वे दोनों उसके नीचे दब गए। उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। रीमा और